गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम सिंटैक्स में रूल्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे थे और मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियोस में आपके रूल्स ऑफ वर्ब खत्म हो जाए या बहुत बनेगा तो एक वीडियो और। ये तीसरा है और पीछे वाले दो वीडियोस अगर आप देखना चाहो तो चैनल पे हैं, जाके देख लीजिएगा। तो चलो, लास्ट वीडियो में जो रूल हमने खत्म किया था उसी के आगे का ये रूल है। क्या लिखा है चलो देखते हैं। बाइबल में वेजेस का अर्थ परिणाम से है, मतलब बाइबल जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है उसमें वेजेस का अर्थ क्या दिया है? रिजल्ट, परिणाम। तो अतः इस अर्थ में, किस अर्थ में? परिणाम के अर्थ में। जब वेजेस का अर्थ परिणाम हो तो हमेशा किसमें, किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा। ठीक, लेकिन आजकल वेजेस का अर्थ मजदूरी के लिए भी होता है। ठीक है, अब आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें वेजेस का अर्थ मजदूरी भी होती है। अतः इस अर्थ में, मतलब किस अर्थ में? मजदूरी के अर्थ में ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। जब वेजेस का अर्थ परिणाम हो तो आपको क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। और जब वेजेस का अर्थ मजदूरी हो तो आपको क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब। देखो मैंने एग्जांपल लिखा, इससे अच्छे से समझ जाओगे। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ठीक है, पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। यहां पर परिणाम के लिए वेजेस का उपयोग हुआ, इसलिए वर्ब क्या है? सिंगुलर। ये वाक्य हमारा सही है। अब एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में यही गलती करेगा। एग्जाम में क्या करेगा? इज की जगह आर दे देगा और आपसे कहेगा कि वाक्य को सही करके लिखो। ठीक है, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ ये देगा और आपको सही करना है। याद रखना, जब वेजेस का अर्थ परिणाम हो तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। सही करने के लिए आप क्या करना, यहाँ पर क्या लगा देना? इज, और आपका वाक्य हो जाएगा सही। चलो अगला देखते हैं। द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स। वेजेस, यहाँ वेजेस परिणाम नहीं, वेजेस यहाँ मजदूरी है। वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स आर वेरी लो। ये वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब वेजेस का अर्थ मजदूरी हो तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। एक ही नाउन है, अर्थ के हिसाब से दो तरह से यूज हो रहा है, ध्यान रखना। वेजेस का अर्थ जब परिणाम हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और वेजेस का अर्थ जब मजदूरी हो तो क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्या करेगा? यहाँ आर की जगह क्या लगा देगा? इज, और आपसे पूछेगा वाक्य सही है या गलत, तो आप आर लगा देना और आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ एक रूल मैं आपको और बता दे रहा हूं, आगे भी बता दूंगा ये रूल डिटेल में। जब हमारा सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, देखो द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स, तो मेन कौन सा नाउन होता है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है? तो याद रखना, जो प्रीपोजिशन आया है उससे पहले वाला नाउन ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अगर सिंगुलर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल। तो यहाँ पर वेजेस क्या है? प्लूरल, क्योंकि अर्थ क्या है इसका? मजदूरी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो वेजेस दो तरह से यूज होता है। ठीक इसी तरह से बेटा दो और नाउन है, उनका भी देख लेते हैं। अगला नाउन है बेटा मीन्स। मीन्स मतलब माध्यम। ठीक, इसका भी दो अर्थ होता है मीन्स का, और दोनों अर्थ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। चलो लिखते हैं रूल नंबर 14। जब मीन्स का अर्थ विधि या माध्यम हो तो यह सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब के साथ यूज हो सकता है, परंतु जब इसका अर्थ आय हो, आय मतलब इनकम, आय का मतलब इनकम, जब इसका अर्थ इनकम के रूप में यूज हो तो यह हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ उपयोग होता है।
के साथ उपयोग होता है। ठीक है, जब मीन्स का अर्थ विधि या माध्यम हो तो चाहे सिंगुलर वर्ब लगाओ चाहे प्लूरल वर्ब लगाओ, दोनों सही है। मतलब ये वाला पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लग सकती है तो वाक्य गलत कैसे होगा, ये नीचे वाले पे ध्यान देना है। लेकिन जब इसका अर्थ इनकम हो, आय हो, कमाई हो, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा। चलो एग्जाम्पल देके हम अच्छे से आपको समझा देते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, एवरी मीन्स हैज बीन टेकन टू मेक अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, एवरी मीन्स हैज बीन टेकन, देखो एवरी मीन्स मतलब हर विधि या माध्यम उपयोग किया जा चुका है टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने के लिए। अब यहाँ पर मीन्स का अर्थ क्या है, विधि या माध्यम, तो यहाँ चाहे सिंगुलर वर्ब लगाओ चाहे प्लूरल वर्ब लगाओ, वाक्य आपका सही है। ठीक है, यही आपका रूल भी कह रहा है। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल मैं यहां ऊपर दे रहा हूं। लेकिन जब अर्थ हो जाए माई मीन्स इज वेरी लो, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर मीन्स का क्या अर्थ है, इनकम, मेरी आय। यहां आप क्या करें, माई मीन्स इज वेरी लो, मेरी आय बहुत कम है। तब यहां पर बेटा मीन्स का अर्थ जब आय हो गया तो यहां पर वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल, और मैंने क्या लगाया, सिंगुलर। मतलब एग्जाम में भी ऐसे देगा, इज लगा के देगा और आपसे पूछेगा कि वाक्य को सही करो। तो जब मीन्स का अर्थ बेटा आय होता है तो हमेशा किसके साथ यूज होगा, प्लूरल वर्ब के साथ। यहाँ इज की जगह क्या लगा लो, आर, और आपका वाक्य हो जाएगा सही। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड मीन्स के रिगार्डिंग क्या रूल है। जब मीन्स का अर्थ विधि या माध्यम हो, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों लग सकती है, मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दूसरी कंडीशन पूछी जाएगी कि जब इसका अर्थ इनकम हो तो हमेशा किसके साथ लगेगा, प्लूरल वर्ब के साथ। यही एग्जाम में देगा, माई मीन्स इज वेरी लो करके देगा, या ऐसे दे देगा, द मीन्स ऑफ दीज वर्कर्स इज वेरी लो। ठीक है, इन मजदूरों की जो आय है बहुत कम है, वही वेजेस वाले की तरह है। तो वहां पर आप क्या लगा देना, और आर, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। चलो एक नाउन और बचता है बेटा, पेन। एक और नाउन बचता है बेटा, पेन। चलो देख लेते हैं उसके रिगार्डिंग क्या रूल है, व्हाट इज द रूल अबाउट दैट पेन। ठीक, जब पेन्स का अर्थ कष्ट या प्रयत्न है, कष्ट या प्रयत्न होता है तो यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब के साथ यूज होता है, परंतु जब इसका अर्थ माध्यम या उपाय हो तो यह हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ उपयोग होता है। जब पेंस का अर्थ कष्ट या प्रयत्न हो तो आप सिंगुलर प्लूरल कोई वर्ब लगा लो। कहने का मतलब ये भी रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। जब इसका अर्थ किसका, पेंस का अर्थ माध्यम या उपाय हो
तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। एग्जाम्पल देखो, आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल में ग्रेट पेन्स हैज बीन टेकन टू प्लीज द मैनेजर। ठीक है, ग्रेट पेन्स मतलब बहुत अधिक कष्ट सहे गए हैं, हैज बीन टेकन मतलब उठाए गए हैं, सहे गए हैं, टू प्लीज द मैनेजर मतलब मैनेजर को खुश करने के लिए। तो यहाँ पर पेन्स का अर्थ क्या है, कष्ट या प्रयत्न है, तो ये सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब लग जाएगी, ये वाक्य सही होगा। अब देखो अगला क्या है, much pains has been taken to solve this problem। ठीक है, much pains has been taken to solve this problem। बहुत अधिक much pains बहुत अधिक माध्यम या उपाय किए गए हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मतलब इस समस्या को सुलझाने के लिए। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। पेंस का अर्थ जब कष्ट या प्रयत्न होगा तो वो प्लूरल में यूज होंगे, प्लूरल या सिंगुलर दोनों में, लेकिन जब विधि या माध्यम होगा तो किस में यूज होगा, सिंगुलर में यूज होगा। ठीक है, तो बेटा ये थे 3 नाउन, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट वेजेस वाला है और मीन्स वाला है, ये बहुत कम पूछा जाता है। आगे आते हैं, एग्जाम में कैसे करेगा, यहाँ पर बेटा हैव लगा के दे देगा, यहाँ पर मच पेन्स हैव बीन टेकन, और आपसे कहेगा कि वाक्य को सही करो, तो वहां हैज कर देना, आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला रूल क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल। अगला रूल है बेटा डिस्क्राइब, regard, mention, define, treat, represent। आदि वर्ब के बाद टू अथवा एज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, डिस्क्राइब वर्णन करना, रिगार्ड सम्मान करना, मेंशन बोलना, बताना, कहना, डिफाइन मतलब परिभाषित करना, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना। ये कुछ ऐसी क्रिया है बेटा जिनके बाद आपको टू भी नहीं लगाना है और एज भी नहीं लगाना है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। एग्जाम्पल है बेटा सॉरी बेटा, इनके बाद एज का प्रयोग अवश्य होता है, नहीं नहीं बेटा अवश्य होता है, सॉरी बेटा अवश्य होता है। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं कि ये रूल कैसे मैं गलत लिख रहा हूं, सॉरी। डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट और रिप्रेजेंट वर्ब के बाद ना टू अथवा एज का उपयोग अवश्य होता है। टू अथवा एज का उपयोग अवश्य होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सही कर लो, केवल एज का, टू का नहीं। ठीक है, केवल एज का, टू का नहीं। चलो एग्जांपल देखते हैं, ही regard me as his parents। ठीक है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। देखो ये रिगार्ड आया, रिगार्ड
उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगना है, एज। एज जरूर आएगा, टू अगले वाले रूल में है। सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ही रिगार्ड्स मी एज हिज पेरेंट्स, मतलब वह मुझे अपने माँ बाप की तरह सम्मान देता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करेगा, यही एज हटाएगा और आपसे पूछेगा वाक्य सही है या गलत। हालांकि रूल टफ है, इसलिए आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी जान लो। ही रिगार्ड्स मी हिज पेरेंट्स ऐसे देगा और आपसे कहेगा कि वाक्य को सही करो। तो ये रिगार्ड वर्ब जब आएगी तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, एज। यहाँ एज लगा देना और आपका वाक्य हो जाएगा सही। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। I treated him a gentleman। ठीक है, आई ट्रीटेड हिम अ जेंटलमैन। देखो ट्रीटेड वर्ब आ गई ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, एज। यही एज नहीं देगा एग्जाम में और आपसे कहेगा कि वाक्य को सही करो। आई ट्रीटेड हिम एज अ जेंटलमैन, आप एज लगा दोगे ऑब्जेक्ट के बाद, तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही है। जितनी वर्ब है, डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट, इन वर्ब के बाद आपको क्या लगना है, क्या लगाना है, एज का प्रयोग अवश्य करना है। वो टू मैं गलती से लिख दिया था बेटा, अगले रूल में है वो, केवल एज आएगा ना, इनके बाद एज का उपयोग होगा। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल भी मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल और देख लो। आई रिप्रेजेंटेड द केस आई न्यू। ठीक है, मैंने केस को प्रस्तुत किया, आई न्यू, मैं जानता था। ठीक है, तो यहां पर याद रखना ऑब्जेक्ट के बाद ही आपको क्या लगाना है, एज लगाना है। आई रिप्रेजेंटेड द केस एज आई न्यू। अब एग्जाम में क्या करता है बेटा, या तो एज नहीं लगाएगा या तो क्या करेगा, एज कहां लगा देगा, ऑब्जेक्ट के पहले, मतलब ऐसे लिख देगा आई रिप्रेजेंटेड एज द केस आई न्यू। ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब एज कहां लगा देगा, ऑब्जेक्ट के पहले, और आपसे कहेगा सही करने के लिए। आप बेटा सही कर देना, एज को कहां कर देना, केस के बाद कर देना, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। तो ये वर्ब जब आएंगी तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या यूज करना है, एज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। चलते हैं बेटा अगले और आज के लिए अंतिम रूल पर। अगला और अंतिम रूल क्या है, डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट, आदि क्रियाओं के बाद टू अथवा एज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये वाला रूल था, मैंने ये वाला हिस्सा कंफ्यूज होकर उसमें लिख दिया था, सॉरी बेटा। उसमें एज का प्रयोग होता है और इसमें टू और अथवा एज का प्रयोग नहीं होता है। चलो देखते हैं, ये बड़ा आसान सा रूल है लेकिन कई बार पूछा गया है। ठीक, जैसे ये दे देगा निगेटिव सेंटेंस में, खास निगेटिव सेंटेंस में करना है डेयर और नीड के साथ। ठीक है, अफर्मेटिव में हो सकता है अगर ये निगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो डेयर, नीड, ठीक है, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट, इन सबके बाद नॉट का उपयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल में क्या देगा जो आपको गलत ही नहीं लगे, जैसे दे देगा यू नीड नॉट टू गो देयर। ठीक है, ये देगा यू नीड नॉट टू गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखो नीड वर्ब आया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, अब यहां पर क्या लग गया, टू गो, गलत है ना। यहां पर एग्जाम में ऐसे देगा, अगर रूल आपको पता नहीं तो आप सही नहीं कर पाओगे, गारंटी मैं कहता हूं।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको वाक्य सही करने के लिए कहेगा तो आप क्या करो, यहां से टू हटा दो और आपका वाक्य हो जाएगा सही। यू नीड नॉट गो देयर, नॉट टू गो देयर। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। आई मेड हिम टू लाफ, ठीक है, मैंने उसे हंसाया। अब देखो मेड वर्ब आ गया, ठीक है, डेयर और नीड के निगेटिव में, बाकी सब में अफर्मेटिव में भी, ठीक है। तो आई मेड हिम टू लाफ, अब देखो मेड के बाद हमको टू यूज नहीं करना और मैंने टू लगाया, ये गलत है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, टू हटा देना है। आई मेड हिम लाफ होगा, ठीक है। एग्जाम में टू लाफ लगा के देगा और आपसे कहेगा सही करने के लिए, तो आप सही कर लेना, टू हटा देना। एक एज वाला देख लो, सी थिंक्स मी एज अ फूल, एज फूल, वो मुझे एक मूर्ख की तरह समझती है। तो देखो थिंक्स वर्ब आ गया ना, इसके बाद आपको एज नहीं लगाना है। एग्जाम में ऐसे देगा, सी थिंक्स मी एज अ फूल, वो मुझे एक मूर्ख की तरह समझती है। आपको सही करना है तो क्या करना है, एज हटा देना है, वाक्य ये हो जाएगा, सी थिंक्स मी अ फूल, वो मुझे एक मूर्ख समझती है। तो ये जो वर्ब है डेयर और नीड, इनके निगेटिव फॉर्म में, बाकी सबके अफर्मेटिव और निगेटिव सब फॉर्म में आपको डू सॉरी टू या एज नहीं लगाना है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, आई हर्ड हिम टू क्राई, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। अब देखो हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड है ना बेटा, इसके बाद क्या आ गया, टू क्राई, यही क्राई नहीं, सॉरी टू नहीं लिखना है, टू हट जाएगा और आपका वाक्य ये सही होगा, आई हर्ड हिम क्राई। एग्जाम में क्या करता है, टू लगा के देगा और आपसे कहेगा सही करने के लिए। देखो ये बड़ा आसान भी है, बड़ा कठिन भी है। जैसे आई हर्ड हिम टू क्राई, ठीक। अब बताओ, अगर आपको पता नहीं है कि हिम के सॉरी हर्ड के बाद टू नहीं लगता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नहीं आएगा, तो अगर आपको ये नियम पता नहीं है तो सेंटेंस में और कोई गलती है ही नहीं, आप सही नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा रूल्स ऑफ वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जानते हो तो आसान भी है, नहीं जानते हो तो बड़ा टफ भी है, ठीक है बेटा। तो ये आज के लिए बस इतना ही बेटा, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका रूल्स ऑफ वर्ब क्या हो जाए, खत्म हो जाए बेटा। थैंक यू बेटा, टेक केयर।